कहानी के स्टार्टिंग में हमें थालिया से मिलाया जाता है जो कि रोम एम्पायर की सेकंड प्रिंसेस है। तभी एक मेड थालिया से कहती है, और हाइनेस आप तो पूरी तरह एक एंजल की तरह दिखते हो। और वो मेड एक्चुअल में थालिया को रेडी कर रही थी। फिर वो मेड कहती है, आप तो एग्जैक्टली लेडी सेनेवियर की तरह दिखती है। आपको इस तरह से तैयार होते हुए देखते हुए मुझे लग रहा है कि मैं लेडी सेनेवियर को ही देख रही हूँ जब वो 18 ईयर्स की थी। जिस बात को सुनकर थालिया उस मेड का हाथ झटक देती है अपने ऊपर से, और फिर वो कहती है, बहुत हो गया, अब मेरे ड्रेस को यहाँ पर लाओ। उसके बाद वो मेड एक ड्रेस दिखाते हुए कहती है, देखिए मिस, ये वही ड्रेस है जो कि लेडी सेनेवियर ने पहना था जब उन्होंने इंपीरियल पैलेस में पहली बार के लिए पाँव रखा था। उन्होंने जरूर ये ड्रेस आप ही के लिए प्रिपेयर करा होगा। जिस बात को सुनकर थालिया उस मेड से कहती है, नैनी आपको ये अभी तक याद है कि मॉम ने इतने टाइम पहले क्या पहना था? वो मेड कहती है, हाँ जरूर, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन लेडी सेनेवियर पूरी तरह से इस दुनिया से परे लग रही थी। उस टाइम उन्हें देखकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए थे, और मैं तब ये सोचकर एक्साइटेड थी कि इस जैसी भी सुंदर औरत इस दुनिया में हो सकती है। इनफैक्ट हिज मैजेस्टी मतलब एम्पेरर भी अपने आंखों को उनके ऊपर से हटा नहीं पा रहे थे। जिन सभी बातों को सुनकर थालिया कहती है, अगर तुम्हारे पास इतने नॉनसेंस चीजों के बारे में बातें करने के लिए टाइम है तो पहले मुझे ड्रेसअप करो। मेड कहती है, हाँ जरूर, मैं आपकी सभी चीजों का ख्याल रखूंगी। उसके बाद वो मेड थालिया को रेडी करती है और कहती है, आप सच में बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और थालिया हम सभी से कहती है, सिर्फ आज के दिन के लिए मैं सभी से सुंदर दिखना चाहती हूँ, कोई भी इंसान से भी ज्यादा, और अगर पॉसिबल हो तो मेरे मॉम से भी ज्यादा। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मेरी तरफ ही देखें, जिससे कोई भी इंसान एक बार के लिए भी आयला की तरफ नहीं देखेगा। और इस तरह की ही चीजें मेरी चाहे क्या किसी एम्पायर के प्रिंसेस का इस तरीके से बिहेव करना ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पर रखी हुई कैंडल स्टैंड को उठाती है और उस मिरर के ऊपर मार देती है, जिससे वो मिरर टूट जाता है। और वो मेड वहाँ पर खड़ी हुई थी वो भी डर जाती है और नीचे गिर जाती है। और थालिया सोचती है, वो ऐसी इंसान थी, ऐसी औरत थी जिसके ऊपर से एम्पायर भी अपने आंखों को नहीं हटा पाते थे। इवन वो उन दोनों के बीच एक अफेयर था फिर भी। उसके बाद थालिया उस मेड से कहती है, मैं इस मिरर से परेशान हो गई हूँ, मेरे लिए एक नया मिरर लाओ। और फिर वो हमसे कहती है, फॉर्मर एम्प्रेस या फिर क्वीन बर्नानडेटे मरने के बाद मेरी मॉम ने उस जगह को ले लिया था, और वो शर्मनाक सीन या फिर पाप कभी भी गायब हुई ही नहीं जब तक मैं एग्जिस्ट करती हूँ। उसके बाद जब थालिया कैरेज की तरफ जा रही थी तभी एक इंसान थालिया से कहते, आप सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है योर हाइनेस। जिस बात को सुनकर थालिया बहुत गुस्से से कहती है, बकवास बातें करना बंद करो और चलो कैरेज को स्टार्ट करो। और हाँ, एक चीज नोट करना, वो इंसान जो कैरेज चलाने वाला था जिसने उसे खूबसूरत कहा था, वो एक्चुअली में हमारी थालिया को देखकर मतलब ब्लश कर रहा था। मतलब थालिया इतनी सुंदर थी। उसके बाद वो कैरेज के अंदर जाकर बैठती है और कैरेज चालू हो जाता है। और थालिया असल में एक बैंक्वेट में जा रही थी। फिर वो सोचती है, कैसा होगा अगर आज रात की जो बैंक्वेट है वो लाल रंग से रंग जाए तो। मैं आशा करती हूँ कि एक ह्यूज लफड़ा हो और सभी चीजें बर्बाद हो जाए। उसके बाद बैंक्वेट हॉल में अनाउंसमेंट होती है, रोम एम्पायर का सेकेंड प्रिंसेस हाइनेस थालिया यहाँ पर आ रही है। जिस चीज से सभी उसी की तरफ ही घूरने लगते हैं। और थालिया अपने मन में एक इविल स्माइल के साथ सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक बिग प्रॉब्लम या फिर सफरिंग हूँ। उसके बाद कोई इंसान उसके सामने आकर कहता है, किस चीज ने तुम्हें यहाँ पर लाया है? और उस इंसान को देखकर थालिया अपने मन में सोचते, हाँ, आयला का एक खाली दिमाग वाला फॉलोअर। उसके बाद वो स्माइल कर कर कहती है, क्या मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे नहीं होना चाहिए था? जिस चीज से वो इंसान ब्लश करने लगता है। और थालिया कहती है, ये मेरे बाबा का पैलेस है और आज का बैंक्वेट मेरे सिबलिंग्स के लिए है। पर थालिया का इतने ब्यूटीफुल फेस को देखकर ही वो इंसान तो सच में ब्लश करते हुए पूरा रेडी हो गया था। उसके बाद थालिया कहती है, तो फिर मेरे यहाँ पर होने से क्या गलती हुई है? जिससे वो इंसान और भी ज्यादा शर्माने लगता है। फिर थालिया उसे क्रॉस कर कर चली आती है। फिर वो किसी तरफ देखकर सोचती है, क्या वो लड़की अभी भी नहीं आई है? उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयला के साथ कुछ हुआ था, और असल में उसके ड्रिंक में थालिया ने ही कुछ मिला दिया था। और कोई इंसान कहता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आयला आज नहीं आएगी, क्योंकि पिछली बार उसके साथ एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग सीन हुआ था। और इन सारी चीजों को सोचकर थालिया अपने मन में सोचती है, वो सीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी ब्राइट रेड कलर के हार्ट को बाहर निकाल रही थी। ये सच में बहुत ही मजेदार होता अगर मैं वो चीज कर पाती तो। अगर वो ऐसे ही सभी चीजों को वॉमिट करके निकाल देती और मर जाती तो। और वो बार बार अपने मन में ही रिपीट करते रहती है, मर जाओ मर जाओ, सिर्फ मर जाओ आयला, तुम मर जाओ, प्लीज अपनी आंखों को दोबारा मत खोलना। और तभी उसे पीछे से कोई कहता है, योर हाइनेस, बहुत टाइम हो गया है आपसे मिले
भीगे हुए। अब जितनी बड़ी हो रही है उतनी ज्यादा खूबसूरत बन रही है। जिसे देखकर थालिया कहती है, तुम्हारा नाम क्या था? काउंट सेरिन, है ना? उसके बाद वो काउंट थालिया के हाथ पर किस करते हुए उसे ग्रीट करता है। तभी थालिया उससे कहती है, तुम्हें क्या मॉम ने कहा है मुझे कंपनी देने के लिए? वो काउंट कहता है, मैजेस्टी तो हमेशा ही आपके बारे में बहुत ही वॉरिड रहती है प्रिंसेस, पर फिर भी अगर ये योर मैजेस्टी का रिक्वेस्ट नहीं भी होता तो मैं अपने आप को आपसे बात करने के लिए रोक ही नहीं पाता। प्लीज आपके चारों तरफ देखिए प्रिंसेस, यहाँ पर खड़े हुए सभी इंसान, सभी लोग, सभी मर्द आपकी तरफ ही घूर रहा है योर हाइनेस। वो सभी आप ही को अप्रोच करना चाहते हैं और आपके हाथ के बैक को किस करना चाहते हैं और आपको प्रेस करना चाहते हैं पैशनेटली, जैसे मैंने किया। पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस डिजायर को अपने अंदर ही रोकने के लिए, क्योंकि उनमें से कोई भी अपने आप को क्राउन प्रिंस के बैड साइड में नहीं रखना चाहते हैं। जिससे थालिया कहती है, और मुझे लगता है कि आप इन लोगों से डिफरेंट है। वो काउंट कहता है, मुझे तो पहले से ही क्राउन प्रिंस से हेटरेट मिल चुकी है, वो भी बहुत टाइम पहले, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और इस चीज को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसी वजह से मुझे चांस मिला है आपको एस्कॉर्ट करने के लिए, वो भी आज रात के लिए, और आप इसे एक ब्लेसिंग भी कह सकती हैं। जिससे थालिया कह रही है, क्या मॉम ने तुमसे कहा है कि मुझे, मतलब उनके बड़े बेटी को, उनकी बेचारी बड़ी बेटी को बचाने से, जिससे वो एक कॉर्नर में एक काले बकरी की तरह नहीं खड़ी रहे। जिससे वो काउंट थालिया को अपने हाथों से पकड़ कर ले जाते हुए कहता है, हार मैजेस्टी ने तो मुझे ऑर्डर करा है कि मैं आपको हेल्प करूँ ये बैंक्वेट पूरी तरह से एंजॉय करने में, और उन्होंने मुझे एक और चीज करने के लिए भी इंस्ट्रक्ट किया है, इस पार्टी के अंदर आप खुद बाकी लोगों से अच्छी दिखो और स्टैंड आउट करो। तो फिर क्या आप मुझे आपके साथ डांस करने के लिए एक चांस देंगे? उसके बाद थालिया अपने मन में सोचती है, यहाँ पर खड़े हुए सभी लोग शायद चाहते हैं कि मैं यहाँ से डिसअपियर हो जाऊं, या फिर चाहते हैं कि मैं एक ही कॉर्नर में खड़ी हूँ, ऐसे कि जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, पर मैं इस चीज को नहीं होने दे सकती हूँ। उसके बाद वो काउंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और उसी के साथ डांस करने लगती है, और सभी लोग उन दोनों को ही देख रहा था। और तब थालिया अपने मन में सोचती है, ये इंसान ये सच में बहुत ही स्किल्ड है। और जब वो दोनों डांस कर रहे थे तभी वहाँ पर जितने भी इंसान थे सभी के आंखें उन दोनों के ही ऊपर थी। अचानक से अनाउंसमेंट होती है, इस एम्पायर के जो क्राउन प्रिंस और इस एम्पायर के जो फर्स्ट प्रिंसेस है वो यहाँ पर आ रहे हैं, प्रिंस गैरेट और प्रिंसेस आइला। तभी वो काउंट थालिया से कहते, ऐसा लगता है कि हमारे एंजॉयबल मोमेंट को किसी ने इंटरप्ट कर दिया है। उसके बाद हम पहली बार के लिए गैरेट और आइला से मिलते हैं, और उन दोनों के वहाँ पर आने से सभी लोग उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं, मतलब स्पेशली आइला को। आइला उन सभी से कहती है, ओ तो तुम लोगों ने सुन लिया है, शुक्रिया। तब थालिया भी उसकी तरफ देखने लगती है और अपने मन में सोचती है, प्लीज नहीं नहीं, मुझे उन लोगों से कंपेयर मत करो। तभी वो काउंट थालिया से कहता है, ऐसा लगता है कि उन दोनों ने प्लान किया है कि वो दोनों आपके प्रेजेंस को इग्नोर करेंगे योर हाइनेस। तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप उनसे पहले जाकर मिलेंगे और उनको ग्रीट करेंगे? क्या इसी चीज की वजह से आप यहाँ पर नहीं आए हैं? बात को सुनकर थालिया अपने हाथ में एक वाइन की ग्लास पकड़ लेती है और उसकी तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नजर किसी चीज की तरफ जाती है, मतलब किसी इंसान की तरफ, और हमें पहली बार के लिए बरकस के साथ मिलाया जाता है, जो कि रोम इंपेरियल गार्ड का कमांडर है। और बरकस सीधे आकर क्राउन प्रिंस को ग्रीट करता है। और जब बरकस अपने हाथ को आइला के हाथ को पकड़ने के लिए बढ़ा रहा था, तभी थालिया अपने वाइन के ग्लास को बहुत ही जोरों से पकड़ने लगती है और अपने मन में कहती है, उसे टच मत करना, उसे टच मत करना, मैंने कहा बरकस को टच मत करना। और ये सब मन में सोचते हुए वो कांप रही थी, जिस चीज को उस काउंट ने भी देख लिया था। और वो काउंट थालिया से कहता है, क्या ये अच्छा नहीं होगा इस बैंक्वेट को अभी छोड़ के चले जाना? जिससे थालिया कहते हैं, नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक पैथेटिक क्रिएचर की तरह एग्जिस्ट करने के लिए नहीं आई थी। और फिर थालिया उसी की तरफ बढ़ने लगता है, तीनों के तरफ, और सभी लोग उसी को ही देख रहे थे। और उसे देखकर गैरेट तो खुश नहीं लग रहा था। तभी थालिया उसे कहती है, हेलो माय रिस्पेक्टेड ब्रदर और मेरी लवली सिस्टर, मैं ये देखकर खुश हुई कि तुमने अच्छे से अपने हेल्थ को रिकवर कर लिया है। तुमने तो उस टाइम पास्ट में हम सभी को एक अपनी अनप्लीजेंट स्टेट दिखा दिया था। जिससे आयला कहती है, तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया और तुम्हारी मदद की वजह से मैं अभी बहुत ठीक हूँ। जिस सभी चीजों को देखकर थालिया हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, ये इस तरह का एक्सप्रेशन कैसे कर सकती है, ये जानकर भी कि मैं ही वो इंसान थी जिसने उसे पॉइजन दिया था। ये ऐसा है जैसे कि मैं उसके गुस्से की भी लायक नहीं हूँ। वो ऐसे मेरी तरफ देख रही है जैसे कि मैं एक अटरली ओर्थलेस इंसान हूँ। मुझे उसे वो नहीं, एक असली पॉइजन देना चाहिए था। इससे फर्क नहीं पड़ता है अगर इस वजह से मुझे एग्जीक्यूशन से भी जाना पड़ता तो, और अगर मुझे पूरी लाइफ के लिए भी आग में जलना
पड़ता तो फिर भी मैं उसकी जिंदगी को खत्म कर देती। फिर गैरेथ बहुत गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी इस फेस के साथ यहाँ पर आने के लिए। फिर वो थालिया के बहुत पास आकर कहते हैं, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऑर्डर किया है एक बहुत ही नीच औरत की तरफ बिहेव करने के लिए, जिससे मेरे जो लॉयल इंसान है वो तुम्हारी तरफ चले जाए, और तुम यहाँ पर ऐसे क्यों सच कर आई हो। गाइस, गैरेथ ने बहुत ही बुरे बुरे वर्ड कहे थे जो कि मैं यहाँ पर नहीं कह सकती हूँ, तो समझ जाओ। जिनसे भी बातों को सुनकर थालिया कहती है, क्या क्या तुम्हारी बातें थोड़ा ज्यादा ही हर्ष नहीं है। उसके बाद वो अपने ड्रेस को दिखाते हुए कहती, ये वही ड्रेस है जो कि मेरे मॉम ने पहना था जब योर मैजेस्टी मतलब एम्परर ने उन्हें पहली बार के लिए दिखा था, तो ये बहुत ही मीनिंगफुल ड्रेस है मेरे लिए। जिस बात को सुनकर गैरेथ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और थालिया फिर से कहती है, हमारे पापा मतलब तुम्हारे और मेरे पापा ने जरूर इस ड्रेस को बहुत ही प्यार दिया होगा और वो इस ड्रेस को जरूर बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्या तुम्हें भी ये नहीं लगता है। और उनकी इन बातों को सुनकर गैरेथ बहुत ही गुस्सा हो रहा था, जिसे शांत करते हुए मतलब रोकते हुए आयला कहती, हाँ ये सच में तुम्हारे ऊपर सूट करता है। एनीवे, यहाँ पर आने के लिए सच में शुक्रिया। आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत ही मीनिंगफुल है, स्पेशली मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करें। फिर आयला वहाँ पर खड़ा हुआ बरकस के हाथ को पकड़ता है और कहता है, मतलब कहती है, हमारी मैरिज की जो ऑफिशियल डेट है वो फाइनली ठीक हो गई है और ये फैसला लिया गया है कि जब विंड का सीजन स्टार्ट होगा तब मैं शेर खान हाउस का एक मेंबर बनने के लिए वहाँ पर चली जाऊंगी, और ऑफ कोर्स उससे पहले मुझे एक होली यात्रा में भेजा जाएगा सेंटेस की ब्लेसिंग पाने के लिए, और मुझे ज्यादा गर्मियाँ बढ़ने से पहले ही उस यात्रा के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यही लास्ट टाइम है जब मैं तुमसे मिल रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि इम्पेरियल पैलेस छोड़ने से पहले ही तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात हो गई, क्योंकि मैं एक लास्ट गुड बाय कहना चाहती थी। तो प्लीज यहाँ से जाने से पहले इस बैंक्वेट को अच्छे से एंजॉय करना जो कि हम दोनों के लिए हुआ है। जिनसे बातों को सुनकर थालिया कहती है, ये सोचना कि ये लास्ट दिन है जब मैं तुमसे मिल रही हूँ, तो मुझे जरूर तुम्हारे फ्यूचर को भी ब्लेस करना चाहिए बहन। उसके बाद थालिया उस वाइन के ग्लास को मतलब वाइन के ग्लास से वाइन को आयला की तरफ फेंक देता है, और बरकस ने उस ग्लास को तो हटा दिया था पर फिर भी थोड़ी सी वाइन आयला के कपड़े में गिर गया था, जिस चीज से आयला समेत वहाँ पर खड़े हुए सभी इंसान बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और थालिया कहती है, मैं हर दिन ये प्रे करूंगी कि तुम इसी तरह हर दिन दिखती रहो मेरी डियर बहन। और वहाँ पर खड़ा हुआ गैरेथ भी बहुत गुस्से में था और कहने लगता है, तुम। पर तभी बारकस थालिया के हाथ को पकड़कर उसे खींचकर कहता है, तुम क्या तुम सच में नहीं जानती हो या रियलाइज नहीं करना चाहते हो, कुछ लाइंस होती है जो कि तुम्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए। और फिर वो थालिया के हाथ को बहुत जोर से दबाने लगता है, जिस वजह से थालिया को भी दर्द हो रहा था। और बरकस कहता है, तुम कब तक ये सब करती रहना चाहते हो जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं होती हो। क्या अपने आप को सबके सामने इस तरह से दिखाना इनफ नहीं था, क्या खुद का वर्स्ट कंडीशन लोगों के सामने दिखाना ही इनफ नहीं था। जिस बात को सुनकर थालिया कहते हैं, क्या मेरा वर्स्ट कंडीशन। उसके बाद थालिया बारकन के बहुत पास आकर कहती है, ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम एक बहुत ही माइटी नोबल लॉर्ड शेरकन हो। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है वर्स्ट कंडीशन क्या होती है। जिस बात को सुनकर बारकन और भी जोर से उसके हाथ को कसने लगता है, और थालिया कहती है, तुम शायद जिस जगह पर खड़े हो उस जगह से मैं बहुत लो दिखती हूँ, पर फिर भी वर्स्ट कंडीशन से बहुत ही दूर हूँ। और थालिया बारकन की आंखों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, तुम्हारी उन दो आंखों के अंदर एक एंडलेस एम्प्टीनेस और डार्कनेस और उसी के साथ एक मिस्ट्री छुपी हुई है, और मुझे पता है इस टाइम या फिर बाद में भी ये इंसान कभी ना कभी तो मुझे इसके अंदर धकेल देगा, और अगर ये होने ही वाला है तो मैं सबसे ज्यादा जो कर सकती हूँ वो है उसके फ्यूचर के ऊपर एक क्लॉज छोड़ दूं या फिर दाग छोड़ दूं, और सिर्फ यही चीज एक फेयर डिसीजन होगी। पर तभी पीछे से आयला बरकस के कपड़े को पकड़कर कहता है, बरकस मैं मेरे कपड़ों को चेंज करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहां तक चलोगे। तो गाइस, एक और चीज अगर तुम लोगों को अभी तक नहीं समझ आई है तो एक्चुअल में बरकस के साथ ही इस आयला का मतलब मैरिज फिक्स हुआ है। उसके बाद बरकस कहता है, हाँ तुम जैसा चाहो। फिर बरकस आयला को वहां से लेकर चले जाता है, और हमारी थालिया दर्द के साथ आंखों में आंसू लिए आंसू को छुपा कर खड़ी रह जाती है। उसके बाद वो भी वहां पर पीछे मुड़कर चली जाती है, और तभी वो काउंट थालिया को पकड़ते हुए कहते हैं, योर हाइनेस मुझे लगता है कि आपको इसी वक्त मतलब इमीडिएटली ये बैंक्वेट छोड़ के चले जाना चाहिए, और यही चीज आपके लिए बेस्ट होगा। थालिया कहती है, क्यों, क्या तुमने नहीं सुना फर्स्ट प्रिंसेस ने मुझसे क्या कहा। अभी उन्होंने कहा है कि मैं इस बैंक्वेट को मेरे दिल से एंजॉय करूं, और मैंने
मैंने तो इस बैंक्वेट को थोड़ा सा भी अभी तक एंजॉय नहीं किया है। जिस बात को सुनकर वो काउंट कहते हैं, मैडम मैं आपकी बोल्डनेस को एडमायर करता हूँ और रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर वो बीस्ट आपकी तरफ अभी ऐसे देख रहा है जैसे कि वो आपको अभी चीर डालेगा। और हम देखते हैं कि गैरेथ उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था, जिसे देखकर थालिया कहती समझ आया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब थालिया अपने कैरेज के अंदर उठने जा रही थी, तभी उसे पीछे से कोई धक्का मारता है, जिससे वो कैरेज के अंदर गिर जाती है। और जब वो पीछे मुड़कर कहती है क्या, और देखती है कैरेज के गेट के सामने गैरेथ खड़ा हुआ था। थालिया कहती योर हाइनेस, इस चीज का मतलब क्या था? और गैरेथ उसके कपड़े के ऊपर बैठते हुए कहता है हम बेयरली तुम्हारे एग्जिस्टेंस को टॉलरेट कर पाते थे। और फिर वो उसके ऊपर चढ़कर कहता है मैंने बहुत टाइम तक, हम सभी ने बहुत टाइम तक तुम्हें सहा है। और फिर वो थालिया के गले को दबाते हुए कहते हैं मैंने ये बहुत झेल लिया है और इन सभी चीजों की वजह से मैंने अपने आप को बहुत बार रोका है, बहुत बार। और फिर वो बहुत जोर से थालिया के गले को दबाने लगता है, जिससे थालिया छटपटाने लगती है और अपने आप को छुड़ाने के लिए वो मतलब गैरेथ के हाथों को ही चीरने लगती है अपने नाखूनों की मदद से। इस वजह से उसके हाथ से खून आ रहा था। और गैरेथ कहते तो फिर मुझे और मत उकसाओ मेरी प्यारी बहन, क्योंकि हम ऑलरेडी तुमसे बहुत नफरत करते हैं। उसके बाद वो थालिया के गले को छोड़ देता है, जिससे थालिया बहुत खांसने लगती है और वो कैरेज के अंदर से बाहर आ जाता है। और सभी देख पाते हैं कि गैरेथ के हाथ से खून बह रहा था। और गैरेथ कैरेज के गेट को पकड़कर मतलब उसे बंद करते हुए कहता है इस चीज को अपने दिमाग में रखना, तुम्हारी माँ और उसकी वो चालें और तुम सभी चीजें बेकार है जो कि इस इंपीरियल पैलेस में भटकते रहता है, पर याद रखना ये सभी चीजें टेम्पररी है। उसके बाद जब वो काउंट थालिया की हालत को देखने के लिए कैरेज के अंदर झांकता है और कहता है योर हाइनेस क्या आप ठीक है? वो एक चीज देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि थालिया बार पर हंस रही थी और अपने खून से सने हुए नाखूनों को देख रही थी, जिनमें से कुछ नाखून तो टूट भी गए थे। और थालिया कहती है मुझे इनको फिर से बड़ा करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम मैं इनको और भी ज्यादा सर्प बनाऊंगी, जिससे मेरी ये नाखून उसके बोन तक पहुंच पाए। व्हाट अ मिस। उसके बाद वो एक पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर एक छोटा बर्ड ग्राउंड में पड़ा हुआ था और वो एक गड्ढे के अंदर खड़ी हुई थी और उसके सामने एक छोटा लड़का भी खड़ा हुआ था। और वो मन में सोचती तभी मैं एक कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इंसान थी। उसके बाद हमें एक पास्ट का ही दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थालिया की माँ कह रही थी फाइनली मेरी बेटी का नेम इंपीरियल रजिस्ट्री में आ ही गया। और वो थालिया को एक पैलेस दिखाते हुए कहती ये देखो ये तुम्हारा पैलेस है। पर थालिया को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही सदमे में है। उसकी माँ कहती है बहुत खुश रहो थालिया। और हम देखते हैं उस पैलेस के अंदर सभी मेड थालिया का घूर रहे थे और वहाँ पर जो भी स्टैचू था थालिया को ऐसा लग रहा था कि वो स्टैचू भी उसे ही घूर रहे थे, जिस चीज से थालिया सोचती है ये बहुत ही स्कैरी है, ये बहुत ही डरावना है। और फिर वो भागते हुए कहती है ये बहुत ही डरावना है, ये बहुत ही डरावना है। और हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बर्ड मतलब एक घायल बर्ड ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ था और थालिया अपने मन में सोचती है मेरी माँ ने जो फॉर्मर एम्प्रेस थी मतलब क्वीन थी, उनके सारे ट्रेसेस को मिटाने के लिए जो फ्लावर और पेड़ थे इस पैलेस में उन सभी को उखाड़ के फेंक दिया मेरी माँ ने। और एक्चुअल में जो पेड़ उखाड़ा गया था उसी वहां पर एक गड्ढा हो गया था और उस गड्ढे के अंदर ही वो पंछी पड़ा हुआ था मतलब वो बर्ड। और थालिया उस चीज को देखकर सोचती है क्या ये पेड़ से यहाँ पर नीचे गिरा है? और जब वो उस गड्ढे के अंदर उतरने की कोशिश कर रही थी तभी वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है, जिससे उसके कपड़ों में और बॉडी में बहुत सारा कीचड़ लग गया था। और वो सोचती है अभी तो मैं एक मेज बन गई हूँ, कौन एक बर्ड के लिए इतना केयर करता है, मैंने सच में एक स्टूपिड काम किया है, वो भी कोई भी रीजन के बिना। फिर वो जब उस गड्ढे से निकलने के लिए जा ही रही थी तभी उस पक्षी मतलब वो बर्ड कुछ आवाज करती है, जिससे थालिया का ध्यान फिर से उसकी तरफ जाती है और फिर वो उस बर्ड की तरफ बढ़ने लगती है और सोचती है क्या ये अभी तक नहीं मरा है। फिर वो उस बर्ड को अपने हाथों में उठा लेती है और सोचती है ये तो अभी तक जिंदा है, इसने अपना घर खो दिया और इसके माँ ने भी इसे छोड़ दिया है। और फिर वो उस पक्षी से पूछता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है? और फिर वो उस पक्षी को बहुत प्यार करने लगती है। उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, मैं जब भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ तब भी ये फिसल रहा है। और तभी कोई उससे पूछता है तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, जिससे थालिया का ध्यान भी उसी की तरफ जाता है और हम देखते हैं वही अनजान छोटा लड़का उसके तरफ देख रहा था और वो दोनों बहुत देर के लिए एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फिर थालिया गुस्से से कहती है क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे हो, मैं इस गड्ढे के अंदर गिर गई हूँ और बाहर निकल नहीं पा रही हूँ? जिससे वो लड़का सोचता है उसके अंदर जाने की जरूरत ही क्या थी। फिर वो भी उस गड्ढे के अंदर चला जाता है और अपना हाथ थालिया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है तुम्हारा हाथ। थालिया कहते हैं नहीं मैं नहीं पकड़ सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी मेरे हाथों में कुछ पकड़ा हुआ है। जिससे वो लड़का कहता है क्या ये इम्पोर्टेंट है? थालिया कहती है ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है। जिससे वो लड़का कहता है तो फिर इसे फेंक दो। थालिया कहती
कहती इम्पोर्टेंट नहीं भी हुआ तो मैं इसे ऐसे ही थ्रो नहीं कर सकती हूँ। जिस चीज से वो लड़का कुछ सोचता है उसके बाद वो थालिया को अपने मतलब गोद में उठा लेता है, जिससे थालिया भी शर्माने लगती है और हिलने लगती है, जिससे वो लड़का कहता है शांत रहो। और इसी के साथ तीनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अगर तुम लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं बाद में भी इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी और मुझे पता है कि बहुत सारी स्टोरीज है जिनको मैंने स्टार्ट किया है और अभी तक मैंने उनको ख़त्म नहीं किया है, फिर भी मैं नई स्टोरीज ला रही हूँ। पर गाइस मैं उनको भी कंटिन्यू करूँगी। एक्चुअली में मेरा अभी एग्जाम चल रहा है, इसी वजह से मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ वीडियोस। पर ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई थी, इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो मतलब टाइम निकाल के वीडियो बना ही लेती हूँ। तो ओके, बाय आज के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।